हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8th की, एज यू नो, जो आपकी न्यू बुक है, इसका हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। एंड इसका आज हम लोग करेंगे बच्चा आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें रही हैं, किस किस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो अहोम्स हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, सबके एम्पायर के बारे में, आखिर इनका डिक्लाइन होता क्यों है, इस रीजंस के बारे में, यहाँ तक कि हम लोग अब तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। इवन हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया है, तो मैं कहूंगी कि एक बार आप लोग पार्ट नंबर 4 भी जरूर देखें। और जो बच्चे पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीटली इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने चारों वीडियोस अगर देखी हैं, तो बिलीव मी, आप इस चैप्टर में से कुछ नहीं भूलोगे। आप जब नोट्स वाली वीडियो आएगी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियोस होती है, अगर आप उसको भी एक बार रिवाइज करने के तौर पे 1 घंटे की मुश्किल से होती है वो वीडियो, उसमें नोट्स भी आपको मिल जाएंगे बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप इन वीडियोस को देख लोगे, तो आपका ये चैप्टर कैसे भी पक्का हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी नहीं भूलोगे, बिलीव मी फॉर दैट। लेकिन अगर बच्चे सिर्फ और सिर्फ नोट्स वाली वीडियोस देखेंगे, थोड़ा सा उनको मुश्किल हो सकती है, जो कि होती भी है कई बार, बिकॉज डिटेल में आप नहीं समझ पाते हो कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोग ये रेसिस्टेंस वाला पॉइंट तक, यहाँ तक भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। राजपूत वगैरह हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत उस टाइम पे लोगों की जिंदगी कैसी थी, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, क्या चीजें होती थी, एंड ऑल दोस थिंग्स। हम आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे अपना आज एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया। इंडिया को कैसे एडमिनिस्टर करा गया, कैसे उसमें शासन करा गया, किसने करा, क्या करा, किसके टाइम पे लोगों की जिंदगी कैसी रही, किसके टाइम पे इकोनॉमी कैसी रही, हर एक चीज हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलो एक बार ब्रीफ मैं आपको बता दी कि हाँ, हम लोगों ने अभी तक क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। और अगर आप लोग आगे इस वाले वीडियो को एंड तक देखते हो, तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बोलना कि मैम हमने आपकी चारों की चारों इसके पार्ट्स देखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बच्चे ये चीज बोलोगे। तो कुछ बच्चों के इतने प्यारे, मतलब लिटरली इतने प्यारे कमेंट आते हैं। अभी कल एक बच्चे का कमेंट आया था, नथिंग इज क्लियर बट वाई टू फियर व्हेन प्रगति मैम इज हियर, समथिंग लाइक दैट। एंड आई रियली लाइक दैट कमेंट। मतलब बहुत ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट करते हैं कई बार। अभी कल भी एक लड़की का कमेंट आया था। ऐसे जब आप कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो आपको होता है कि हाँ जी मैम, हमारा यूटी था, अच्छा गया, ऐसा हुआ, ये आया, ऐसा आया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों का, अगर आप लोग इस पार्ट नंबर 4 तक आपने चारों के चारों पार्ट से देखे हैं इस चैप्टर की, कुछ ही बच्चे होंगे, बिलीव मी, सिर्फ और सिर्फ 10 में से 2 या एक बच्चा होगा, 2-3 बच्चे होंगे, 3 मैक्सिमम, जो कि पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीटली इस वीडियोस को देखने वाले हैं। बिकॉज जब मैंने प्रीवियसली पार्ट 3 या पार्ट 4 कुछ चैप्टर्स के बनाए हैं, तो बहुत ही कम बच्चों ने उस वीडियोस को देखा है। लेकिन जिस बच्चे ने वहां तक देखा है, आप बहुत सीरियस हो, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दैट। आई रियली होप आप लाइफ में बहुत आगे जाओ, अच्छे से अपनी 8th क्लास को अच्छे नंबर से, स्पेशली एसएसटी में, आप लोग उसको क्रॉस करो। एंड उसके लिए मैं हूं, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। बस आपको पढ़ना है, मन लगा के, अच्छे से, इंटरेस्ट के साथ, रट्टा मार के नहीं, याद करके नहीं, समझ कर चीजों को करना है। कोई भी चीज समझ ना आए, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर कमेंट बॉक्स ना देख पाऊं, रिप्लाई ना कर पाऊं, कई बार कमेंट शो नहीं होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो आप लोग डीएम, आप लोगों को पता है प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां मुझसे डीएम करके, जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, आप वहां भी मुझसे जो क्वेश्चन चाहो, जैसा चाहो, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको उसका रिप्लाई 110% आएगा। समझ में आ गया जी। तो चलो बिना किसी तरीके अपनी इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चा। बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, आई नो दैट, लेकिन हाँ, थोड़ा जरूरी हो गया था ये, बिकॉज आप लोग को एक ब्रीफ इंट्रो देना कि हाँ क्या करा है, क्या नहीं करा। आप यहाँ तक अगर आए हो, तो बहुत सीरियस हो अपनी लाइफ में, आप जरूर कुछ करना चाहते हो, आपको 8th क्लास में अच्छे नंबर्स आपको उसको स्कोर करना है। सो या चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखो अब हमें पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। आखिर दिल्ली सल्तनत के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा। अब आपको पता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते पिछले रिवाइज भी कराते हुए चलती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डायनेस्टीज थी। डायनेस्टीज का मतलब कौन कौन से वंशज थे। आपको पता है सबसे पहले हमारे पास थे ममलूक, जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। वो जो रजिया, सुल्तान इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो सब आएंगे उसके अंदर। उसके बाद आप लोग को पता है हमारे पास थे खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन जो मेन रहे। उसके बाद आएंगे आपके तुगलक, जिसमें काफी मेन थे मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आप लोगों को पता है हमारे पास थी सैयद डायनेस्टी, एंड देन लास्ट में हमारे पास थी लोधी डायनेस्टी। होता है इब्राहिम लोधी वगैरह एंड ऑल दोस्त, तो वो हमारा था। तो कहते हैं इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन जो है वो कैसा रहा, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा। कहते हैं दिल्ली सल्तनत ने इंट्रोड्यूस करा था एक पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका सेंटर कौन था, सुल्तान था। भाई दिल्ली का जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है चल कैसे रहा था, बेसिकली एक सेंटर पॉइंट था, एक सेंटर पर्सन था, जो कि सारी ही रीजन को, जो भी उसके अंडर था, उस पर राज कर रहा था। और उस सेंटर पे कौन था, सुल्तान था। बताया हमको ये चीज, जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी,
प्रॉपरली जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी, किसके पास थी? आपके इस सुल्तान के पास थी। अब चाहे वो पॉलिटिकल रूप से पावर हो, कोई डिसीजन लेना हो, कोई एक्ट है, कोई लॉ है, ठीक है, ये चीज कुछ भी यहाँ पे कोई ऑर्डर पास करना हो, एनीथिंग। अब देखो जो एक्ट है, लॉ है, ऐसे वर्ड जो हम बोल रहे हैं ना, कि मुगल्स के टाइम पे नहीं थे। उनके टाइम पे कोई फरमान इशू हो गया, कोई ऑर्डर इशू हो गया, कोई बात कह दी, दैट इज कॉल्ड समथिंग लॉ या एक्ट। आज के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम लोगों ने ये लॉ, बिल, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करा है। कहते हैं मिलिट्री हेड भी जो है वही होता था, हुज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी क्रॉनिकल्स, मतलब जो उसकी ड्यूटीज थी, बेसिकली ड्यूटीज उसकी क्या होंगी? क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है? आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स लिखे हुए हैं, भाई पहले जो है क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो क्या क्या बोल रही हूँ मैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने जो हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉनिकल्स। समझ में आ गया? क्रॉनिकल ऑर्डर मतलब पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये, तो ये जो ऑर्डर है आपका, इसे हम बोलते हैं सिंपली आपका क्रॉनिकल। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब इस पूरी बात को जो हमारी हम बोला है कि हाँ, जब हम इस ऑर्डर में हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आपका क्रॉनिकल्स। तो मैंने बोला भैया सिंपल सी बात कि दिल्ली सल्तनत में जो आपका सेंटर ऑफ पावर किसके कौन था? वो सुल्तान था। उसी के पास सारी पावर्स थी, चाहे वो मिलिट्री की पावर हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल पावर हो। उसकी ड्यूटी बेसिकली क्या हुआ करती थी? ड्यूटी उसकी ये भी होती थी, डिफेंड करना अपनी टेरिटरीज को ऑफ इस्लाम अगेंस्ट पॉसिबल एग्रेशन, कि भाई अगर बाहर से या इवन अंदर से भी, आपके इंडिया के अंदर से भी कुछ रीजनल ऐसे कुछ एरियाज या रीजनल कुछ किंगडम्स ऐसे आ जाएं जो कि उसकी टेरिटरी को, उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, अटैक करना चाह रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, एनीथिंग इट कैन बी, तो कहते हैं उसको डिफेंड करना, उसको बचाना, वो उसका काम हुआ सुल्तान का। टैक्सेस को, फीस को कलेक्ट करना उसका काम है सुल्तान का। कीपिंग इन टच विद पब्लिक अफेयर्स यानी कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक यहाँ पे क्या कर रही है, क्या काम चल रहा है, ट्रेड यहाँ पे कैसे हो रहा है, कंडीशन कैसे है लोगों की, उन सबसे यहाँ बातचीत करना, हर एक चीज मेंटेन रखना, लेकिन सही तरीके से, वो सब काम किसने करा? आपकी सल्तनत ने करा, यानी कि सुल्तान ने करा। सुल्तान वाज हाउएवर असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो सुल्तान अकेला तो कितना काम नहीं कर सकता, तो उसकी हेल्प करने के लिए, यहाँ पर असिस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। उसके हेल्प करने के लिए होते थे आपके पास, उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे आज का आपको पता है ना, पीएम के पास होते हैं कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि उनकी हेल्प करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की। सेम ऐसे ही वहां पर उस टाइम पे ये वाला ही पॉइंट था, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट जो है सुल्तान ने ऑफर कर रखा था कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट तेरा है, ये वाला डिपार्टमेंट तेरा है, ये वाला तुम्हारा है। इस तरीके से सेम ऐसे जो हमारा आज काम चलता है। कहते हैं वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द इक्ता सिस्टम। अब पता है यहाँ पे कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मे बी आप लोगों को समझ में ना आए, अगर आप लोग सीधे सिर्फ उसको देखो या सिर्फ पढ़ के समझ में नहीं आएंगे। चाहे वो इक्ता हो, चाहे इक्तादार हो, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे आगे का आपका ये सिस्टम्स हो, कुछ यहाँ पे चीजें ऐसी हैं। समझो क्या बोल रहे हैं, पहले पढ़ती हूँ फिर बताऊंगी क्या लिखा है। कहते हैं वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द इक्ता सिस्टम। अब पता है एडमिनिस्टर करने का एक यहाँ पे तरीका, यहाँ पे उनके जो एक सिस्टम बना रखा था उन्होंने, दैट वाज इक्ता सिस्टम। अब इक्ता सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसमें इन विच टेरिटरीज वर असाइन टू नोबल्स, यानी कि जो इक्तादार है, टू कलेक्ट टैक्सेस व्हिच माइनस एक्सपेंसेस वर सपोज टू गो टू सुल्तान स्टेट। देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, किंग यहाँ पे देखो बेसिकली क्या कर रहा था, किंग ने कुछ लोगों को, कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा, उन ऑफिशियल्स को हमने कहा इक्तादार। क्या कहा? इक्तादार। अब ये इक्ता क्या है? इक्ता बेसिकली वो लैंड के राइट है जो कि एक पर्सन को दिए गए। क्या है इक्ता? लैंड का राइट जो कि एक पर्सन को दिया गया है। ये समझ में आया? तो किंग ने क्या करा, कुछ लैंड का अधिकार, भाई ये वाला जो लैंड होगा वो तुम्हारा होगा, वो मैंने इसको दिया, मतलब आपको दिया मान लो। अब आप कौन हो? इक्तादार हो। आपको दिया है तो आप इक्तादार हो। इक्ता क्या है? वो लैंड का राइट है जो मैं आपको दे रही हूँ। समझ में आया? तो लैंड का राइट आपके पास है, इक्ता का राइट आपके पास है, तो आप वो इक्तादार। ये बात सिंपल समझ में आई? अब कह रहे हैं ये जो आप लोग होंगे, यानी कि जो इक्तादार होंगे, वो लोग क्या करेंगे? वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। मान लो आपका ये लैंड है, मैंने कहा आप इस पे काम करवाओ, जैसे भी आपने कुछ यहाँ पे फार्मर्स को हायर करा, आप उनसे काम करा रहे हो। अब उस काम से आपने जो टैक्स लिया, वो टैक्स आप किसको दोगे? मुझे दोगे। अगर मान लो सुल्तान मैं हूं तो। ये समझ में आया? अब मैं क्या करूंगी, इस टैक्स से जो आप मुझे पैसा दे रहे हो अच्छा खासा, आप रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू होगा, जो टैक्स होगा, आप वहां से कलेक्ट करोगे और आप इससे अपने सोल्जर्स को भी पे करोगे, आप इस टैक्स को मुझे भी दोगे। इवन कई बार ऐसा होगा, जब हम कहते हैं यहाँ पर कि समटाइम्स आपको जो अपने सोल्जर्स हैं, मैंने बोला कि आपको अपनी आर्मी को मेंटेन रखना है भाई, और आप इस आर्मी को जो है बाद में मुझे, अगर मुझे नीड पड़ रही है मेरे देश में, मान लो किसी ने मुझ पर अटैक करा है, तो आप इस आर्मी को मुझे भी दोगे, आप अपने सोल्जर्स को मुझे भी दोगे। तो सिंपल सी बात मैंने क्या बोली, किंग गेव लैंड यानी कि इक्ता
लैंड का राइट हो गया वो नॉवल्स को देगा, ऑफिशियल्स जो ऑफिशियल्स है उनको देगा। ये जो ऑफिसर्स होंगे यानी कि जो इक्तादार होंगे वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे फार्मर्स से। दे यूज दिस मनी टू पे फॉर सोल्जर्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो उसका मनी मिला है, जो पैसा मिला है उससे, उस पैसे से अपने सोल्जर्स को मेंटेन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, अपना खर्च चलाएगा, थोड़ा बहुत शायद से मुझे भी देगा। लेकिन अब जब भी मुझे नीड पड़ेगी सोल्जर्स की, वो सोल्जर्स मुझे देगा। अब इससे क्या हो रहा है, मुझे कोई भी परमानेंट आर्मी यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पर काम कर रहे हैं, सेम काम अभी नीचे भी होगा, अभी आगे भी पढ़ेंगे मनसबदार के बारे में, वहां भी ऐसा ही होगा। बेसिकली ये कुछ सिस्टम्स है, इक्तादार, मनसबदार, ये कुछ सिस्टम है जो आप लोगों को याद रखना है कि इक्ता बेसिकली क्या है बच्चा, लैंड का राइट है। इक्तादार कौन है, जिस ऑफिशियल को हम वो लैंड का राइट दे रहा है, किंग। अब उसको कह रहे हैं कि भैया ये लैंड का अधिकार तुम्हारे पास है, तुम इस लैंड पे काम कराओ, जो रेवेन्यू आएगा, सिंपल सी भाषा में जो रेवेन्यू आएगा उससे अपने सोल्जर्स को फीड करो, अपनी आर्मी को मेंटेन करो, और जब जरूरत हो मुझे तो अपनी आर्मी को मुझे भी दे दो, ताकि मैं भी जो है अपना काम कर सकूं। मैंने तुमको अधिकार दिया, मेरे से तुम्हारे पास पैसे आए, अपने पैसों से मेंटेन करे हुए सोल्जर्स को मेरी नीड पड़ने पे तुम मुझे दे देना। सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया होगा। कहते हैं इस सिस्टम ने क्रिएट किया था नेटवर्क ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब इससे क्या होगा भैया, ऑब्वियसली बात है, जो ये पर्सन जो मैंने अपॉइंट करे हैं इक्तादार, इनके पास कुछ पावर आ गई, पैसों की पावर आ गई। कल को क्या पता अगर इनके बच्चों को मैं ये पावर दे दूं, अगर मान लो ये पोजीशन अगर ये हेरिडेटरी पोजीशन हो जाए, तो इनके बच्चों के पास भी पावर होगी, उनके बच्चों के पास भी होगी, एक जनरेशन बन जाएगी, एक फैमिली बन जाएगी इस पावर की। तो क्या पता वो कल को इस पावर का मिसयूज करे। इसलिए ये पोजीशन हेरिडेटरी नहीं है, कोई फिक्स्ड टेन्योर के लिए नहीं कि हाँ भाई 10 साल तक आपके पास ये पोजीशन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मुझे तुमसे ज्यादा बेटर इक्तादार मिल रहा है तो मैं तुमको हटा के उसको हायर कर लूंगी। दैट इज, इसलिए बोला था कि इससे क्या हुआ, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का नेटवर्क तो बन गया था, लेकिन ये जो पोस्ट थी वो सुल्तान ने हेरिडेटरी नहीं कर रखी थी अपनी पावर को बनाए रखने के लिए। लेकिन फिर भी कहते हैं व्हाई टैक्सेस वर लेविड ऑन ट्रेड एट एवरी स्टेज। हर स्टेज पे जब ट्रेड यहाँ पर हो रहा था सब पे टैक्सेस लगाए जा रहे थे, लेकिन ये जो टैक्सेस का भार था वो किसके पास आएगा, पीजेंट्स के पास आएगा। हम लोग पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ये बता चुकी हूँ ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पोजीशन जो है वो हेरिडेटरी क्यों नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रूलर्स बन जाएंगे बाद में, अगर इनकी फैमिली के पास, इनके पास लॉन्ग टर्म तक अगर ये पावर रहेगी तो। अब हमने बात करी मुगल की, आपके दिल्ली सल्तनत में कैसे हुआ, कैसे इन लोगों ने मेंटेन रखा, यहाँ पर क्या करा, थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में डिस्कस करा, इक्ता के बारे में। अब बात करते हो मुगल्स में यहाँ पर ये कैसे चल रहा, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया, अब बात करेंगे मुगल्स में कैसे चल रहा था। कहते हैं एमिंग एट ग्रेट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। भाई मुगल ने भी ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा एरिया जो है कॉन्कोर करा था, खासकर आपके अशोका ने बहुत बड़ा एरिया, अशोका कह रही सॉरी अकबर ने, मैं अशोका पे कहां से आ गई, ठीक है। जो आपके जो अकबर थे उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कॉन्क्वर किया था। कहते हैं अकबर रीऑर्गेनाइज्ड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब उसने क्या किया था, अपनी अकबर ने जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा था उसको उन्होंने रीऑर्गेनाइज करा, मतलब जो पहले से चलता आ रहा था। अब आपको पता है मुगल जो है हमारे वो कौन कौन से रहे हैं, बादशाह के नाम से मैंने आप लोगों को याद करा रखा था, BHAJ, P की जगह मैंने कहा था आप लोग S लगा दो। अब ये भाजपा कौन है, बीजेपी पार्टी है ना, आपकी बीजेपी पार्टी है, तो ये भाजसा, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और लास्ट में आपके आएंगे औरंगजेब आएगा, ठीक है जी। अच्छा अब आपको कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई ग्रेट कंट्रोल, यहाँ पे एफिशिएंसी वगैरह अकबर का था, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली। अब उसमें ना आपको यहाँ बता रखे कुछ आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, यानी कि अकबर के टाइम पे कौन कौन से ऑफिशियल्स को उसने मेनली यहाँ पे अपॉइंट कर रखा था, और किस ऑफिशियल का काम क्या क्या था आपको वो भी यहाँ पे बता रखा है। तो दीवान एक पर्सन था, दीवान टू केयर ऑफ द फाइनेंसेस। जो दीवान यहाँ पे एक पर्सन है, मान लो एक ऑफिशियल, जैसे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, उसने अपने किंग के पास कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो उसको अपॉइंट करते थे, उसकी हेल्प करते थे, उसको असिस्ट करते थे, जो उसने अपॉइंट कर रखे थे। लेकिन यहाँ पे अकबर के पास कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं थे, बल्कि कुछ गवर्नमेंट के उसके ऑफिशियल्स थे, सिंपल। सब ऑफिशियल के काम अलग अलग थे और सबके नाम यहाँ पे सिंपल, रोल यहाँ पे अलग अलग है। जो मान लो आपका दीवान एक पर्सन है, उसका काम है, उसका काम क्या है, फाइनेंसेस का, पैसों का ध्यान रखना। एक पर्सन था आपका मीरबख्शी, मीरबख्शी का काम क्या था, लुक्ड आफ्टर मिलिट्री मैटर्स। भाई जो मिलिट्री के मैटर्स है उस पर ध्यान कौन देगा, आपका मीरबख्शी देगा। खान ई समन, खान ई समन का काम क्या है, पब्लिक के जो काम है, ट्रेड हो रहा है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, कहाँ पे क्या हो रहा है वो सब यहाँ पे काम करना। राजशाही काम तो करना ही करना, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक का भी ध्यान रखना, थोड़े बहुत काम करना, ट्रेड पे, इंडस्ट्री पे, इन पे ध्यान देना। और सदर का बेसिकली यहाँ पे काम था जो भी जस्टिस के, न्याय के मैटर है, रिलीजियस पूजा पाठ के मैटर्स है, और एजुकेशनल मैटर्स है, इन सबका ध्यान रखना यहाँ पे किसका काम था, आपका सदर का काम था। तो क्या पता आपकी मैम यहाँ पे इनमें से किसी चारों में से किसी एक का आपसे काम पूछ सकती है इन वन लाइनर क्वेश्चंस।
कहते हैं ये जो मिनिस्टर्स थे, ऑब्वियसली बात है, अब देखो पूरे के पूरे एम्पायर में अगर मान लो 12 प्रोविंसेस थी, तो हर एक 12 मतलब 12 की 12 प्रोविंसेस में आपके ये सारे के सारे मिनिस्टर्स जो होते थे। इस एक प्रोविंस में आपका ये दीवान है, ये पर्सन है, सदर है, ये ऐसे सेम ऐसे किसी और प्रोविंस में कोई दूसरा दीवान होगा, फिर कोई दूसरा सदर होगा, इस तरीके से मतलब पूरे के पूरे 12 प्रोविंसेस में ये जो पोजिशन थी वो सबके पास अलग अलग लोगों के पास थी। फिर यहाँ पर कहते हैं अब इन जो 12 के 12 जो प्रोविंसेस हैं इन्हें हमने कहा है सुबाहस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हालांकि। अब ये जो प्रोविंसेस थी और डिवाइडेड थी, जिसमें यहाँ पर बेसिकली क्या है, इवन जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ये और डिवाइडेड है। इस दीवान के अंदर भी कई लोग जो है छोटे छोटे जो है काम करते थे। फॉर सपोज यहाँ पे उनका अपने अलग अलग काम है, विलेज के लेवल पे काम करने हैं, सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो सब चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पे चल रही थी। अब देखो बात करती हूँ अकबर के टाइम पे हमारा आया हुआ मनसबदारी का सिस्टम। आप लोग प्लीज याद रखना, क्या पता आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैं पूछूं आपसे सिंपल। जो इक्तादार आपका सिस्टम था, इक्तादारी का सिस्टम, वो आपका था बच्चा, याद रखना है, दिल्ली सल्तनत के अंडर। लेकिन जो मनसबदारी का सिस्टम है बेटा, वो आपका था मुगल्स के अंदर। तो आप लोग को प्लीज ये बात याद रखना। अब देखो अकबर यहाँ पे लेके आता है बच्चा आपका मनसबदारी का सिस्टम। पता है मनसबदारी का सिस्टम बहुत ध्यान से समझना आप लोग क्या कह रहे हैं। अब आप लोगों को ये पता है जो अकबर का एक कोर्ट का हिस्टोरियन था बेसिकली, जो उसके कोर्ट में आता था, उसका नाम था अबुल फैजल। अबुल फैजल ने बेसिकली अकबर के ऊपर एक बुक लिखी थी। एक बुक क्या, वो 3 वॉल्यूम बुक थी, 3 वॉल्यूम था उस बुक में। किसी में था कि अकबर ने क्या करा है, किसी में था अकबर ने क्या जीता है, क्या उसने करा क्या नहीं करा, रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट वाली जो 3rd वॉल्यूम थी उसमें था अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि अकबर ने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करा है। इस बुक को कई बार हम कहते हैं एन अकबरी को, कि हाँ भाई इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है लिखा था किसने, अबुल फैजल ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने जो है अकबर के जो एक बुक है बेसिकली आपकी एन ई अकबरी, इसके बारे में इसको लिखा है बेसिकली, आप कहोगे अबुल फैजल ने लिखा है। अगर पूछा जाए कि इसमें क्या था, किस बारे में है ये, तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अकबर ने किस तरीके से शासन किया, क्या करा क्या नहीं करा, उसके बारे में जो ये बुक है आपकी। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे हल्का इसको वो कर दिया हाइड, बिकॉज क्या पता आपको साइड करने दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाइड यहाँ पर कर दिया है। अच्छा देखो कह रहे हैं यहाँ पर अब बेसिकली क्या हो रहा है इस मनसबदारी के सिस्टम में, क्या हुआ उसको एक बार समझो। कहते हैं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदार, अब देखो मनसबदार यानी कि कुछ लोगों की यहाँ बात हुई है, ऑफिसर्स की बात हुई है। अब पता है यहाँ पे क्या करा था बेसिकली अकबर इस मनसबदारी के सिस्टम में, कि उसने क्या करा, हर एक पर्सन को जो ऑफिशियल्स है उसके पास, उसने उनको एक मनसब दिया। मनसब का मतलब क्या होता है, उसने उनको एक रैंक दी, एक पोजीशन दी। 1 2 3 4 10,000 20,000 1 लाख, इस तरीके से उसने कोई ना कोई रैंक दी, कोई ना कोई पोजीशन दी। अब जिस पर्सन की, जिस ऑफिशियल की जितनी अच्छी रैंक होगी, जितना अच्छा उसको मनसब मिलेगा, वो पर्सन उतने ही ज्यादा सोल्जर्स अपॉइंट करेगा, अपने साथ रखेगा, मेंटेन करेगा, उसकी इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा अच्छी आपकी रैंक, उतनी अच्छी आपकी इनकम, और उतने ज्यादा आप सोल्जर्स को मेंटेन करोगे। सिंपल बात है। अब यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, मतलब यानी कि अकबर ने क्या करा, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल को एक मनसब दिया। मनसब यानी कि एक रैंक दी, एक पोजीशन दी उनको, 1 2 3 10,000 5,000 6,000 इस तरीके से दी। अब जिन लोगों को दी उन ऑफिशियल्स को हमने सिंपली क्या बोला होगा, मनसबदार्स बोला होगा। बहुत सिंपल है, जैसे हमने इक्तदार में बोला, हमने इनको बोला होगा मनसबदार्स। मनसबदार वो पर्सन है, उसके पास एक मनसब है, उसकी पोजीशन है, उसकी एक रैंक है। मान लो आपकी पोजीशन है 3,000 और आपके साइड वाले की, आपके भाई की बहन की पोजीशन आपकी मान लो 5,000। सिंपल। अब आपकी जो आपको अगर आपकी जो रैंक है, जो मनसब है आपका, आपको 3,000 है, आपको अपने पास 3,000 सोल्जर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सिंपल बात। और आपकी बहन को, आपके भाई को करने होंगे 5,000 सोल्जर्स, क्योंकि उनकी रैंक 5,000 है। अब आपकी इनकम 3,000 के अकॉर्डिंग होगी, मतलब थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू जो आपकी बहन या भाई की इनकम होगी, बिकॉज उसके पास 5,000 सोल्जर्स हैं। जो जितने अच्छे सोल्जर्स यानी कि जितनी अच्छी रैंक उतने अच्छे सोल्जर्स, और जितनी अच्छी रैंक जितने अच्छे सोल्जर्स उतनी अच्छी इनकम। ये बात समझ में। अब इससे क्या हुआ, किंग को कोई परमानेंट आर्मी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अकबर ने कहा भैया नहीं, जब मेरे को मन करेगा, तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम्हारे सोल्जर्स को जो है मैं ले लूंगा, और वो जो है मेरे लिए लड़े, फिर तुम वापस ले लो, क्योंकि तुम उनको मेंटेन कर रहे हो और तुम्हारे पास पैसा आ रहा है उसके लिए। लेकिन मुझे इस आर्मी को मेंटेन नहीं करना पड़ रहा, तुम्हें उस आर्मी को मेंटेन करना पड़ रहा है, सिंपल सी भाषा में। अब ये बात समझ में आई। तो मैंने वही यहाँ पर जो सब चीजों का मेंशन करा हुआ है, चाहे वो एलिफेंट्स हो, चाहे वो हॉर्सेज हो, चाहे वो कैमल हो, या इवन ट्रूप्स हो, कुछ भी यहाँ पर हो, तो आपको इन सबको जो है मेंटेन करना होगा। और बिकॉज अगर मान लो बहुत शॉर्ट नोटिस पे लड़ाई हो रही है, तो मैं कहाँ से आर्मी को मेंटेन करूंगी या करूंगा, बीइंग अ मुगल एम्परर।
तो मैंने कहा भैया मैंने तेरे को दे रखी है पावर कि तेरे पास जो है पैसे आते हैं, सोल्जर्स और रैंक दे रखी है मैंने तेरे को, अच्छा खासे पैसे आ रहे हैं, अपने सोल्जर्स को जो है मुझे दे, लड़ाई हो रही है आज मेरी वहां पे। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? एंड दैट इज व्हाट यू कॉल्ड इट एज बच्चा आपका मनसबदारी सिस्टम। ठीक है बच्चा, चलो कहते हैं देखो आगे बोल रहे हैं रेगुलर इंस्क्रिप्शन जो है हालांकि वो करे जा रहे थे, इनको जो है पे करा जाता है, इनको लैंड के अधिकार दिए जाते हैं, इसलिए इनको जागीरदार से बोलते। अब सिंपल सी बात है भैया, मैं उनको पे कैसे कर रही हूँ? अपने खजाने में से निकाल के तो पे नहीं करूंगी, उनके पास कुछ लैंड के राइट है, आज से मस इकतादार लैंड के राइट है, यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू लो अपनी कमाई खाओ, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया जी? बहुत सिंपल सी भाषा। कहते हैं डिस्पाइट अकबर्स ग्रोइंग टॉलरेंस फॉर डिफरेंट फेथ। अब पता है इसको हाईलाइट क्यों करा हुआ है? बिकॉज हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि अकबर जो था वो अलग अलग रिलीजन्स के खिलाफ टॉलरेट था, टॉलरेशन था, उसमें पावर थी कि हाँ वो अलग अगर उसके रीजन में अलग अलग नॉन मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, एक्सेट्रा जो भी है, तो टॉलरेट सबको करता था कि ठीक है कोई बात नहीं आराम से रहो, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन लेकिन आप लोगों को पता है इसके बाद जो औरंगजेब आया था उसमें बिल्कुल भी रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करा हुआ है। अब देखो कह रहे हैं इतनी टॉलरेंस होने के बावजूद भी कहा गया कि भैया जो नॉन मुस्लिम थे वो अकबर की उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे वो बहुत कम थे, माइनॉरिटी में थे, और जो उनको अगर हायर पोस्ट चाहिए तो वो बहुत कम लोगों के पास जो है वो हायर पोस्ट हुआ करती थी। अगर मान लो टोटल परसेंटेज जो है नॉन मुस्लिम का ऑफिशियल की वो 1/3 या उससे भी कम होती थी, मान लो 30%, 25%, इतनी जो है नॉर्मल अगर बहुत बुरी आवाज आ रही है मुझे बाहर से, अभी इसलिए मैं हल्का रुक गई। बच्चा इतना तेज देख रहे हो? आप लोगों को नहीं आ रही होगी, मतलब माइक है ना बस इसका आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन इतनी वाहियात आवाजें लड़के ने निकाली है, उतनी तेज निकाली है, इतना लंबा सुर खींचा है इसने, है यार बच्चे भी आजकल के। चलो ठीक है, कहते हैं यहाँ पर अब मान लो अगर आपके जो ऑफिशियल्स है, मान लो जो आपके पास पोस्ट है वो 100% पोस्ट है, इन 100% पोस्ट पे बच्चा 60 से 70% जो लोग हैं ना वो आपके कौन लगे हुए हैं? मुस्लिम के पॉपुलेशन के यहाँ पे लोग लगे हुए हैं पोजीशन पे, जो अच्छी खासी पोजीशन है। 20 से 30% जो हायर पोस्ट पे जो लगे हुए हैं वो नॉन मुस्लिम है, सिंपली यहाँ पर ये कहा गया। देखो यहाँ पर एक पर्सन के बारे में बता रखा है हुज नेम इज तोदरमल, समझना है इसको। अब ये मैंने जस्ट आप लोगों के लिए लिख तो दिया था, हालांकि लिखने के बाद मैंने सोचा कि इतना ज्यादा चटाई करने की जरूरत है नहीं, वैसे आपको समझा मैं ऐसे ही दूंगी सिंपल सी भाषा में, बाद में आप लोग बेशक पढ़ सकते हो उसको कि क्या लिखा हुआ था ये। कहते हैं तोदरमल एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था, बेसिकली वो अच्छे तरीके से रेवेन्यू का सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करा था। उसने क्या किया था 10 साल तक, बेसिकली मेंशन है यहाँ पे 10 साल तक उसने ना अलग अलग क्रॉप कितना यील्ड दे रही है, यील्ड का मतलब क्या होता है कितना हमें उससे मिल रहा है, कितना उसका प्रोडक्शन है। मान लो इस खेत पे यहाँ पर मैं अगर क्रॉप मैंने बोई है, मैंने सीड्स यहाँ पर बोए हैं, तो मुझे जो क्रॉप यहाँ से मिल रही है 2 किलो 10 किलो 100 किलो, तो वो यहाँ पे इस क्रॉप का यील्ड है, इस क्रॉप का प्रोडक्शन है, इस क्रॉप का प्रोड्यूस है। समझ में आई बात? अच्छा, मैंने कहा तो बेसिकली यहाँ पे 10 साल तक इस तोदरमल ने, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर थे ये, इन्होंने क्या किया 10 साल तक अलग अलग क्रॉप के इस यील्ड का सर्वे किया था। उन्होंने ये देखा किसके पास कितना लैंड है, हर पर्सन अपने लैंड पे कौन कौन से क्रॉप को ग्रो कर रहा है, वो क्रॉप जो है वो कितना प्रोडक्शन जो है वो देती है, उसका एवरेज प्राइस मार्केट में कितना है, सब उसने यहाँ पर देखा, लेबर की कॉस्ट क्या लग रही है, हर एक चीज उसने देखा, और उससे उसने डिसाइड करा कि भाई अगर ये जो मान लो फॉर सपोज अगर अब यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे समझ सकते हो आप, मान लो एक फार्मर है उसके पास 5 बीघा लैंड, हर एक बीघा लैंड पे जो है, हर एक बीघा लैंड बहुत बड़ा होता है, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा 1 बीघा और 1 एकड़ में क्या क्या होता है, कितना कितना होता है, मतलब बेसिकली कौन बड़ा होता है इसमें से, किसके पास कितनी क्वांटिटी होती है, कितना हुआ, हल्का सा आप मुझे पर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मुझे बताना। तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, एक तो वो क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब बेसिकली वो तो मैंने ये कहा था अगर आप लोगों ने पार्ट 4 देख रहे हो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि हाँ मैम हमने पार्ट 4 देखा है, पार्ट 4 तक देखा है, मतलब अगर चलो चलो पार्ट देखे तो। और आप लोग फिर मुझे ये बताना कि बीघा और एकड़ में क्या डिफरेंस होता है, कौन इनमें से बड़ा होता है और कौन छोटा। अब देखो मान लो एक फार्मर है जिसके पास 5 बीघा का लैंड है, 5 बीघा अगर खेती ही कर रहा है वो उस लैंड पे, 5 बीघा का जो है खेत है, मतलब बेसिकली तो कहते हैं हर एक बीघा पे अगर 100 किलो जो गेहूं है वो प्रोड्यूस हो रहा है, 5 बीघा पे कितना होगा 500 किलो गेहूं, सिंपल सी बात है। उसने ये सर्वे करा कि हाँ भाई किसके पास कितना कितना बीघा का खेत है, कौन किसमें जो है कितनी खेती कर रहा है, और क्रॉप का यील्ड जो है 1 बीघा में से कितना निकल कर आता है, भाई इस जो क्रॉप है यहाँ पर जो वीट है वो मुझे यहाँ पे 100 किलो देगी, 100 किलो जो है मुझे यहाँ से यील्ड मिल जाएगा, जो प्रोडक्शन होगा वो इतना मिलेगा। अब मैं देख रही हूँ इसका मार्केट प्राइस क्या है, मान लो कहीं पर 1 रुपए, कहीं पे 2 रुपए, कहीं पे 3 रुपए, मैं एवरेज निकाला, मैंने कहा भैया एवरेज प्राइस जो है 2 रुपए की जो है ये इसके भाव से ही बिक रही है बाहर। अच्छा जी, आप कहोगे 2 रुपए बहुत सस्ता है, भाई आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल है।
अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, यानी कि उस जो पर्सन होगा, जो फार्मर होगा, उस लैंड से उसकी इनकम कितनी होगी? अगर 5 बीघा खेती कर रहा है, हर बीघा उसको 100 किलो देगा, तो यानी कि कितना किलो हो गया उसके पास? 500 किलो। सिंपल सी बात है। और अगर वो उसको 2 रुपए के प्राइस से सेल करेगा, उसके पास हो जाएंगे आपके 1000 रुपए। कितने हो जाएंगे? 1000 रुपए हो जाएंगे। अब मैंने बोला अगर वो जो टैक्स पे करेगा, टैक्स तो पे करेगा, मेन तो सारा काम मैं टैक्स के लिए कर रही हूँ ना, किंग के लिए काम कर रही हूँ, बिकॉज टैक्स वो पे करेगा 33%। मैंने यहाँ पे निकाला भैया, इसका 1/3 निकाल दे और हम मेरा आ जाएगा 333 रुपीज, अराउंड अराउंड 0.33 समथिंग, तो 333 334 कुछ भी समझ सकते हो। उतना जो है टैक्स वो पर्सन मुझे पे करेगा, एंड दैट इज व्हाट नोन एज इज हिज रेवेन्यू सिस्टम, जो कि उसने इंट्रोड्यूस करा था। तो ये काफी एफिशिएंट रहा। एफिशिएंट इसलिए रहा बिकॉज अब फार्मर्स को ये पता है कि उनको कितना टैक्स देना है। उनको अब कोई वो नहीं कि अच्छा ये हुआ या वो, हालांकि लॉस भी है उनका। मान लो कभी अगर खेती नहीं हुई, ड्रॉट हो गया या बाढ़ आ गई, बारिश बहुत तेज हो गई, क्रॉप खराब हो गई फसल, तो उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ उनका, वहां प्रॉब्लम है। लेकिन अगर नॉर्मल चल रहा है तो फार्मर्स को पता है कि हाँ मुझे जो इतना टैक्स उसको देना है, हर बार जो है टैक्स का कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई जी। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा आपका पीपल की लाइफ की, लोगों की जिंदगी के बारे में, वो कैसा चल रहा है, क्या काम यहाँ पे चल रहा था। कहते हैं डिस्पाइट शिफ्टिंग पॉलिटिकल पावर्स, हमको पता है पॉलिटिकल पावर में काफी शिफ्ट हो रहा था 13 सेंचुरी से लेकर के 17 सेंचुरी तक। अब अगर बच्चा मैं बोल रही हूँ 13 सेंचुरी का मतलब क्या है, बच्चों को पता है 1200 से लेकर के 1299। 13 पे नहीं जाते हैं हम, 13 से एक साल पहले खत्म करते हैं, बिकॉज यहीं पे जो है 100 साल हो चुके होते हैं। सेंचुरी में कितने होते हैं? 100 साल। एक मिलानियल में कितने होते हैं आपके? 1000 साल। और 17 सेंचुरी का मतलब क्या होगा? ऐसे ही 17 में से 100 माइनस करो, मतलब 1700 में से बेसिकली 100 माइनस करोगे 1600, यहाँ शुरुआत होगी और ये जाएगा आगे 1699 तक। ये बात आई होप आप सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी, जिन्होंने अभी तक की पार्ट 4 अगर देखा है तो। पार्ट 4 तक कहते हैं इस टाइम पे क्या हुआ, यानी कि 1200 से लेकर के लास्ट ईयर कौन सा आपका 1699, यानी कि मान लो 1700 तक, इन 500 सालों में इंडिया ने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर में चेंज हुआ। कभी कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया, तो बार बार जो है मुगल्स यहाँ पे चेंज हुए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है काफी अच्छी खासी रही। क्यों रही? ग्रेरियन फाउंडेशन की वजह से। एग्रीरियन का मतलब क्या? बेसिकली आपके एग्रीकल्चर बेस्ड फाउंडेशन यहाँ पर हुई, एग्रीकल्चर बेस्ड जो काम हुआ है उसके बेसिस पे कहा गया है। आर्टिसनल की इंडस्ट्रीज, जो छोटे मोटे लोगों ने अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क करा, वो काम करा, इंडस्ट्रीज वर्क करी, उससे यहाँ पे अच्छा खासा हुआ। कम्युनिटी बेस्ड एंड टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज, कम्युनिटी की बेस पे यहाँ पे इकोनॉमी थी, टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी थी, उन लोगों ने अच्छी खासी इनकम यहाँ पे क्रिएट करी। एंड एक्सटेंसिव ट्रेड के नेटवर्क बहुत रहे, जहाँ पे लोगों ने ट्रेड करा, अलग अलग गुड्स जो है वो ट्रेड हुए, उनसे टैक्स आया, रेवेन्यू आया, एक्सेट्रा, हर एक चीज यहाँ पर। कहते हैं बिल्डिंग ऑन डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम सच एज श्रेणी, जाति वगैरह। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा है आपको पता है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, जहां पर मुगल्स के टाइम पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ मुगल के पास सारी पावर नहीं है, कुछ पावर कुछ ऑफिशियल के पास है, कुछ पावर किसी ऑफिशियल के पास है। इस तरीके से जो पावर का वो डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने वो कर रखा था। जैसे कि आपका मान लो श्रेणीज हुए, श्रेणीज कौन थे? वो गिल्ड। गिल्ड कौन हुए? ट्रेडर्स की, मर्चेंट्स की, फार्मर्स की, मान लो अलग अलग कम्युनिटी फॉर्म हो रखी है, एसोसिएशन फॉर्म हो रखा है, जिनके पास कुछ पावर्स है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, अपनी कम्युनिटी की हेल्प करने की, हर एक चीज की टैक्स कलेक्ट करने की पावर है वगैरह है, उन्हें हमने कहा गिल्ड। जाति है, पता है क्या होता है जाति? वरना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज हैं ये, इसकी जाति ये कुम्हार है, ये ऐसा है, ये वो है, तो सबकी अलग अलग जाति है। बाद में आप लोगों को पता है कि जाति जो है डिवाइड हो गई है, सब जाति बन गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आज आपका चल रहा है कास्ट सिस्टम, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी एक्सेट्रा। कहते हैं एंड सिस्टम्स फॉर क्रेडिट, ये हम आपका पता देखा हुआ आप लोगों ने, तो ये सब चीज जो है काफी रही यहाँ पर, और इससे जो है अच्छा खासा आपका रीजन जो था ये वेल्दियस्ट रहा, खूब अच्छा खासा पैसा आपका रहा, कम्युनिटीज की वजह से, इकोनॉमीज की वजह से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। कहते हैं सल्तनत पीरियड जो था, हालांकि उसमें जो है काफी प्रोग्रेस, कहते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जहां पे आप कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो है बना रहे हो, रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, डैम एक्सेट्रा, कुछ भी यहाँ बन रहा हो, वो जो है काम कहते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पर काफी हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी बिल्ड हुआ था। नई नई सिटीज तो यार बनी ही थी, लेकिन बाद में जो मुगल पीरियड के टाइम पे ये काफी एक्सपैंड भी हुआ। दिल्ली सल्तनत में जो है ये बनना शुरू हुआ था, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, और मुगल्स के टाइम पे जो ये चीज और एक्सपैंड हुई। कॉइन्स भी यहाँ पर थे, अलग अलग डिनोमिनेशंस के, कोई 1 रुपए का, 2 रुपए का, इसे हम आज बोलते हैं। पहले के टाइम पे डिनोमिनेशंस का मतलब यहाँ पे था कि किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है, वो यहाँ पर था एज करेंसी के रूप में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। मुगल्स ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था रुपया का, जो कि सिल्वर का था, और दाम है तो वो कॉपर है। तो यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेशन सही है। अगर कोई सिल्वर का यहाँ पर कॉइन है तो वो रुपया है, यानी कि, और अगर कॉपर का कॉइन है तो वो दाम है, उससे थोड़ा सा छोटा है, उससे कम अमाउंट का है, कम डिनोमिनेशन का है, सिंपल सी भाषा में।
कहते हैं एग्रीकल्चर आप लोग को पता चल गया अब तक कि एग्रीकल्चर जो है होता था यहाँ पर, और वो मेन था इकोनॉमी को अच्छा खासा सर्वाइव कराने वाला। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो रूलर्स हैं वो किस तरीके से एग्रेरियन रेवेन्यू पर ही बेस्ड हैं अपने मिलिट्री को चलाने के लिए और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। हमने देखा ये चीज कि आपने लैंड पे राइट दिया, चाहे वो इक्तादार को दिया हो, चाहे वो मुक्त आपके, अच्छा इक्तादार को मुक्ति बोलते हैं, इस बुक में नहीं लिखा हुआ, वो प्रीवियस बुक में था आपकी एनसीईआरटी की, मुक्ति, MUKTI, इक्ता को नहीं, इक्तादार को मुक्ति बोलते हैं कि वो पर्सन वहां पे मुक्ति भी थे। क्या आप अब से मैं क्या बोल रही हूँ, यानी कि आपने क्या किया था, किंग ने, चाहे वो अकबर ने करा हो, मुगल्स ने, यानी कि चाहे वो आपकी दिल्ली सल्तनत ने करा हो, दोनों ने ही क्या किया था, इसने यहाँ पर लैंड पे अधिकार दिया था अपने कुछ ऑफिशियल्स को। लैंड पे अधिकार है भैया, रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करो और सोल्जर्स को मेंटेन करो। जब यहाँ पे सोल्जर्स मेंटेन रहेंगे, सोल्जर्स को मुझे भी देना बाद में, ताकि अपनी आर्मी को मेंटेन, अपनी लाइक अपने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकूं। मिलिट्री तुम लोगों ने मेंटेन कर लिया, मैं उससे लड़ सकूं उसको हेल्प से, ये काम जो है किया था। तो बेसिकली इस एग्रीकल्चर ने ही, इस लैंड ने ही काफी हेल्प करी है इंडिया में प्रीवियस टाइम में, एंशियंट टाइम से लेकर के मेडिवल टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम्स तक, आज तक भी काफी अच्छा जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। अच्छा कहते हैं, अच्छा उस टाइम पे कहीं हर एक रीजन में जो है अलग अलग टैक्स रेट होता था। मान लो कुछ रीजन है यहाँ पर जो आपने प्रोड्यूस करा है, जितना भी आपका लैंड का प्रोड्यूस आया है, आपको उसका 1/5 जो है टैक्स के रूप में देना है, कहीं पे आपको हाफ देना है, कहीं पे आपको 1/3 देना है। हर जगह जो है रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स जो है होता था। कहते हैं एक्सपेंशन सिस्टम का इरिगेशन सिस्टम का एक्सपेंशन होना, उसके बढ़ाव होना, अगर आपका इरिगेशन सिस्टम और अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा ही बढ़ जाएगी। आप जो और अच्छा जो है प्रोड्यूस कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इरिगेशन का मतलब क्या होता है, जो अपनी फसल को आप पानी दे रहे होते हो, वो आपके सिस्टम और अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे वो सरफेस इरिगेशन हो। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, डोंट वरी, और एक चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी चुका है, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ये जो है कुछ चीजें यहाँ पर जब होंगी, तभी जहाँ पे हम समझ पाएंगे अलग अलग क्रॉप्स के बारे में, हम वो चीज समझेंगे, उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, चाहे वो खाने की क्रॉप्स हो, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, बार्ले हो, यानी कि आपका दालें हो, शुगर केन हो, मसाले हो, कुछ भी हो, और चाहे वो नॉन फूड आइटम्स हो, जैसे हम कैश क्रॉप वगैरह बोलते हैं, कॉटन है, सिल्क है, टिम्बर है, जूट है, एक्सेट्रा, कुछ भी यहाँ पर हो, तो हर एक चीज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा अगर आपका इरिगेशन सिस्टम जो है अच्छा हो जाएगा। आपका अगर टेक्नोलॉजीज अगर आपके पास अच्छी खासी आ जाएंगी। लेट अस नोट दैट एग्रीकल्चर आउटपुट वेरी करता था, मतलब जो एग्रीकल्चर से आपको मिलने वाला जो आउटपुट होने वाला है वो जो है वेरी करेगा अलग अलग रीजन में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पीरियड्स में, हर एक रीजन के टाइम पे अलग अलग डिपेंड करेगा वो। ऐसा पता है बोला गया है, द पीजेंट्री सफर्ड सेवरल सीवियर फेमाइन्स। कई बार ऐसा हुआ है अगर मान लो कोई भुखमरी छा गई है, तो पीजेंट्री ने बहुत बेचारे बर्दाश्त करा है, उन लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ टॉलरेट करा है। अगर जो राजा है वो अच्छा आ गया है, बिनो बेले काफी किंग काइंड काफी है, तो वहां पे काफी कुछ अच्छा भी उनको तब हुआ है, जिस चीजों का काफी कुछ ठीक यहाँ पे रहा है, उन लोगों ने काफी अच्छा कमाया भी है, उनके पास इनकम भी रही है, सर्वाइव उन्होंने आराम से करा है। अगर राजा जो है बहुत बेकार आ गया है, उनसे बहुत टैक्स ले रहा है, तो बेचारे भुखमरी में मरे भी है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। देखो यहाँ पर सिंपली बता रखा है कि इंडिया ने क्या चीज एक्सपोर्ट करी, क्या चीज इंडिया ने इम्पोर्ट करी थी। टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ों के अलावा आपको पता है इंडिया में टेक्सटाइल्स, क्राफ्ट पर्सन्स, हैंडीक्राफ्ट वर्क, आपका कॉटन, ये सब बहुत अच्छा रहा है। स्पाइसेस जो है बहुत अच्छी रही है। टेक्सटाइल्स का मतलब सिंपली कपड़े, भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। कहते हैं इसके अलावा, टेक्सटाइल्स के अलावा जो क्राफ्ट पीपल थे उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए थे, चाहे वो वेपन्स हो गए, औजार हैं, चाहे वो बर्तन हैं, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी के आइटम्स है, कुछ भी यहाँ पर था। शिप बिल्डिंग यहाँ पर है, शिप को बनाने वाले जो कि जो आपका पानी है, रिवर है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे थे, जो सी में ट्रेड हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है उन लोगों ने बहुत सेंचुरीज तक ऐसे गुड्स को बनाया है। कहते हैं इंडिया के जो गुड्स थे वो एक्सपोर्ट होते थे, यानी कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो आपकी कंट्री से किसी और कंट्री में आप भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। जब आप किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बच्चा आपका इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या है कि हम क्या क्या भेज रहे हैं, तो हम क्या भेज रहे थे, कोस्ट रीजन से, मान लो कोस्टल कौन सा आपके ये वाले रीजन, जो भी आपके ये जो रीजन होगा ये सब क्या है, कोस्टल रीजन है, जो आपके कोस्ट की तरफ है, तट पे है। उन रीजन से, चाहे वो कैलिकट है, चाहे वो मैंगलोर है, चाहे सूरत है, मसूरी पटना में, हुगली है, तो आपके ये जो रीजन आपके अलग अलग थे, यहाँ से हमने जो है गुड्स को इम्पोर्ट करा है रिवर्स के थ्रू। और इसमें कौन कौन से आपकी ये चीजें आ गई, सिल्क आ गया, आपका हॉर्सेस आ गए, मेटल्स आ गए, कुछ लग्जरी गुड्स आ गए, टेक्सटाइल्स तो हैं ही, स्पाइसेस तो हैं ही, और आपके हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो हैं ही। इसके अलावा यहाँ पर ये सब चीजें भी यहाँ पर हुआ करती थी। आप कह रहे हैं अरेबिया से, पर्शिया से, यानी कि बाकी अदर अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां से हमारे पास क्या आ रहा था, अच्छे खासे वहां से भी हमारे पास जो है वो चीजें आ रही थी, चाहे वो लग्जरी मेटल्स हो गए, चाहे प्रीशियस मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, वो जो हमारे पास वहां से आ रहा था।
अच्छा, मैं वही कह रही क्या है ये। ओके ठीक है, मैं वही सोच रही क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आई एम श्योर ये बुक में गलत तो नहीं लिखा हुआ कि लग्जरी गुड्स हम भेज रहे हैं। हम कब से भेज रहे हैं? ओके ठीक है, यहाँ पे ये है बच्चा कि टेक्सटाइल्स क्राफ्ट पीपल ने यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स बनाए, यूटेंसिल्स हैं, वेपन्स हैं, आपकी स्पाइसेस हैं, ठीक है, आपकी कुछ ऐसी चीजें, इन ये सब तो जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट करा, ये भेजा। हमने कहा हमने इसको एक्सपोर्ट करा है। लेकिन जो चीजें हमने मंगाई है, हमने इंपोर्ट करी, वो कौन कौन सी हैं? इंपोर्ट प्रोडक्ट सिल्क है। सिल्क कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। हॉर्सेस आपके आ रहे हैं, मेटल्स जो आपके वहां से आ रहे हैं वेस्टर्न एशिया वाले पार्ट से, लग्जरी गुड्स आपके आ रहे हैं यूरोप वाले पार्ट से या अमेरिका वाले पार्ट से। तो हमारे पास ये वहां से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से, अरेबिया, पर्शिया, ईरान वगैरह से, वहां से हमारे पास ये आ रहे हैं। बस्लिंग ट्रेड एक्टिविटी का मतलब बिजी ट्रेड जो है हमारा चल रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हमने एक्सपोर्ट क्या करा, यहाँ पे लिखा हुआ हमने इम्पोर्ट क्या क्या करा। अब देखो यहाँ पे बच्चा आपका है हुंडी सिस्टम। हुंडी सिस्टम का सिंपल सा मतलब क्या बताऊं, अगर एंशिएंट चेक, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो इट्स कॉल्ड एंशिएंट चेक। अब मान लो क्या हो रहा था, अगर जो आपके मान लो गुड्स है, अगर वो ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर गुड्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गुड्स के एक्सपोर्ट के टाइम पे अगर आप कहीं से कहीं पे गुड लेके जा रहे हो, तो आप या गुड्स लेकर आ रहे हो, कुछ भी करना है आपको, तो आप पैसे लेके जाओगे, आप क्या कैश वैश कैरी करोगे अपने साथ। लेकिन अगर कैश कैरी करोगे तो उसमें आपकी प्लंडरिंग हो सकती है, यानी कि उसकी चोरी हो सकती है। हमने पहले पढ़ा है कि चोरी जो हुई है, तो चोरी जो है हो सकती है उस कैश की। उससे बचने के लिए उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करा गया था आपका एक हुंडी सिस्टम, या हुंडी कह लो, कुछ भी कह लो, वो सिस्टम है जिसमें आपको ना एक आज के टाइम का, आज के जैसा सा कह सकते हो, कैसा भी, लेकिन एंशियंट जो है चेक का सिस्टम था वो। अब वो चेक जो है कैसा होता था, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। आई होप आई हैव दैट पर्टिकुलर पिक्चर। हाँ ये रहा, मैं डाउनलोड करी थी पिक्चर इसलिए आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। बेसिकली हुंड सिस्टम में क्या हुआ, एक चेक के रूप में है। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, ये अमाउंट यहाँ पे लिखी हमने, भाई इतने दिन बाद जो है ये जो है चेक वहां पहुंच जाएगा और उस पर्सन को आप ये दे दोगे, इतने अमाउंट आप उसको ये हुंडी दोगे, आप उसको ये एंशिएंट काइंड ऑफ चेक जो उसको आप दोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हुंडी, बॉम्बे के प्रोविंस से जो है जा रहा है ये, और आपको जो उस पर्सन को वहां पे देना है, और आपको जो है वो पर्सन जो है आपका जो भी अमाउंट है उसके पास पहुंच गया, यानी कि वो उसको जो है एनकैश करा लेगा। सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, ये बात समझ में आई। दैट इज कॉल्ड बच्चा आपका हुंडी सिस्टम। तो कह रहे हैं भैया जब फंड को ट्रांसफर करना है आपको, तो करेंसी को जो है फिजिकली ना लेके जाकर, जो कि पता है चोरी वगैरह हो सकती है, तो जो ट्रेडर की कम्युनिटी है, चाहे वो मारवाड़ी वगैरह है, कुछ भी है यहाँ पर, तो वो क्या करते थे, इस हुंडी को जो अपने अपने साथ जो है लेके जाते थे, और जाके जिस पर्सन को पैसे देने हैं उसको जो है पकड़ा दिया, ये उसके पास, यानी कि वो पैसा पहुंच गया है, वो ट्रांजेक्शन जो उससे आराम से कर सकता है। क्लियर हो गया ये। अब देखो सिंपली आपको बोला हुआ है टेम्पल्स एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कई टेम्पल्स थे यहाँ पर वो पूजा से कई ज्यादा थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे पूजा नहीं होती थी, बाकी भी जो है कुछ चीजें जो है वहां पर होती थी, जो लर्निंग है, सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे लोग आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, लिटरेचर यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, जो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है ना कि कोई भी किंगडम, कोई भी एम्पायर जो अभी तक भी साउदर्न मोस्ट किंगडम था आपका, सदर्न मोस्ट किंगडम वहां तक नहीं पहुंच पाया। आपने देखा था मौर्य के टाइम पे, अशोका के टाइम पर भी, चाहे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, चाहे अकबर के टाइम पर, ये जो आपके रीजन्स थे जिन्हें बाद में हमने चोलास, चेरास और पांड्यास कहा था, ठीक है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करंटली भी ऐसा हो रहा है कि मोदी जी ने भी चोलास के ऊपर यहाँ पे कुछ निकाला हुआ है न्यूज, अगर आप लोगों ने पढ़ी थोड़ी बहुत, तो चोलास को अभी फिलहाल जो और अच्छा बताने के लिए कई चीजें जो उसके यहाँ पर एनकरेज करी है। इन्होंने पता है क्या किया था, इसलिए आप लोगों को देखने को मिलता है इनका बहुत ज्यादा ही फाइन आर्किटेक्चर था, बहुत फाइन लिटरेचर था, बहुत फाइन आर्ट जो है इन्होंने यहाँ पर सदर्न मोस्ट पार्ट में जो है बहुत सुंदर नकाशी के स्कल्पचर, टेम्पल्स वगैरह जो है इन लोगों ने ये सब बनाए थे यहाँ पर, जो कि आज भी है वहां पे। आप देखते हो बहुत सुंदर टेम्पल्स जो है आपके साउदर्न रीजन में है, वो सब आपके कई जो उसका पार्ट था वो इन्होंने बनवाया, चोलास वगैरह ने। चोला तो जो है मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छे थे, बहुत फाइन हर एक काम करने वाले। कहते हैं यहाँ पर जो है बिजी मार्केट वगैरह है, जो रूलिंग क्लास है वो क्या करती थी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल चीजें यहाँ पे लिखी हुई, बस हाँ पढ़ लो एक बार कि यहाँ क्या क्या चीजें हो रही थी। बाकी नोट्स में आप लोगों को पता है मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही डालती हूँ, जो आप लोगों को समझने के पर्सपेक्टिव से, जो याद रखने के पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट है, वो पता है। उसकी वीडियो भी आ जाएगी, बच्चे कह रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के नोट्स, 2 के नोट्स, आई नो, लेकिन अभी पता है क्या है एक्चुअली, मतलब ऐसे बता रही हूँ तो सिंपल, अभी मैंने नहीं बताया वैसे कहीं पर, बच्चों को तो बताया जिनके लिए बन रही है। मतलब मैं क्लास 10th की आपकी एक बुक बना रही हूँ, मतलब है ना, आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, मैं आप लोग 8th में हो तो आप लोग क्या करोगे जान के, चलो ठीक है। तो प्रॉपर बुक है वो जिसमें नोट्स वगैरह, बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चों के जो इंस्टीट्यूट में जो होम ट्यूशन वगैरह जैसे पढ़ाती हूँ घर पे, तो यहाँ पर बच्चों के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था मेरे उन पर्टिकुलर नोट्स से। कई बच्चे कहते हैं आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं मैम,
तो अपने उससे थोड़े बहुत जो दिमाग है मेरे अंदर, थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैंने अभी तक एक अखबार करा है उसको, उसके वजह से मैं एक बुक यहाँ पे बना रही हूँ बेसिकली। बुक यहाँ पर होगी कुछ नोट्स की, पीआईक्यूज की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैप्स की, एक्सेट्रा सब चीजें उसके अंदर होने वाली है। तो या खैर, इट्स क्लास 8, तो पहले यहाँ फोकस करते हैं। तो वहां एकदम मतलब आपको बताने का रीजन मेरा ये था कि भाई अभी थोड़ा सा वहां पे मैं इन्वॉल्व हो रखी हूँ, इसलिए अभी यहाँ पे हल्का सा ध्यान कम दे पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, वीडियो तभी तो आ रही है ना क्योंकि ध्यान दे रही हूँ। बस ये कि नोट्स अभी इतने नहीं बना पा रही हूँ एकदम से, बिकॉज वहां पे काफी इंपॉर्टेंट काम मुझे वो करना है और 1 हफ्ते में मुझे बनाकर वो देनी है। 1 हफ्ता ऑलरेडी मुझे हो चुका है, 1-2 हफ्ते हो चुके हैं, नोट्स बने हुए थे, बस उसको मॉडिफाई करना था और कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, कुछ हटाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कहते हैं ये जो क्लासेस थे इन्होंने लैंड को डोनेट करते थे ये लोग, वेल्थ यानी कि दान दक्षिणा वगैरह जो है टेंपल के जो पुजारी हैं या डीटीज हैं जो वहाँ पे मूर्ति वगैरह है जिनको हम पूज रहे हैं उनको यहाँ पर दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर हेल्ड इन ट्रस्ट बेसिकली यहाँ पे वो उनका वो बना रखा है उन लोगों को। ये कुछ चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है, पिलग्रिम के यहाँ पे रहने की जगह यहाँ पर है, चाहे धर्मशाला है, छत्रम्स वगैरह है, वो सब यहाँ पे चीजें हुआ करती थी। कहते हैं वाइल अर्ली पीरियड सॉ प्रोस्पेरिटी यानी कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सबके पास खूब पैसे रहे, सब कुछ रहा। लेट 1600s में यानी कि 1660 के बाद, 1670 के बाद ये टाइम जो रहा आपका, इस टाइम में इकोनॉमिक स्ट्रेस आया, पैसों की बहुत तंगी हो गई। जो पीजेंट्स वगैरह थे उनके पास अपने प्रोड्यूस का बहुत थोड़ा सा ही पार्ट रहने लग गया था क्योंकि उनका टैक्स जो है बढ़ गया था या जो भी चीज यहाँ पर थी, टैक्स पे करने के बाद उनके पास बहुत जरा सा जो है बचता था। या इंटरमीडिएरी जो यहाँ पे लोग हैं, पार्टीज है, मान लो मनी लेंडर्स हो गए, चाहे वो चाहे जमींदार हैं, चाहे जागीरदार हैं, इकरादार हैं, उन सबको पेमेंट करने के बाद जो उनके पास बहुत ही बचता था। इसकी वजह से उन लोगों ने अपने लैंड खो दिए और बाद में वो बॉन्डेड लेबरर्स बन गए। अब जब उनके पास लैंड ही नहीं है तो वो किसी और के लैंड पे काम करेंगी। अब जब हम किसी और के लैंड पे काम करते हैं और उससे बिना पेमेंट के या बहुत कम पेमेंट के काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका बॉन्डेड लेबर। तो वो जो है बन गए उस टाइम पे जो आपके फार्मर्स वगैरह थे, तो फार्मर्स से वो बॉन्डेड लेबरर बन गए, समझ रहे हो। हिस्टोरियंस सजेस्ट करा कि जो क्राफ्ट पीपल हैं, जो लेबरर्स वगैरह हैं, वो भी बहुत इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत खराब रही है उन लोगों की भी। इंडिया जो है अभी भी लैंड यहाँ पर ऐसा है जहां पर सब कुछ बहुत सारा है, अबंडेंस है, सब कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ चाहे वो अरब ने बोला हो, चाहे यूरोपियन ट्रैवलर्स ने बोला हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो यहाँ पर सब चीजें बची हैं, जो यहाँ पर रिसोर्सेज बचे हैं, जो यहाँ पैसा बचा है बहुत सारा, हर एक चीज जो है वो अब सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में जा रही है। और वो कुछ लोग कौन से हैं? जो आपकी हायर क्लास के रूलर्स हैं, आपके कोचियर्स हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, मर्चेंट क्लास हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके पास जो है वो सब चीज जो है वो जा रही है। बहुत जल्दी जल्दी वॉर होने की वजह से इससे जो लोग अपनी जगहों से डिस्प्लेस भी हुए, वहां से हट भी गए। कहते हैं एट द लेवल ऑफ कॉमन पीपल, अगर आप नॉर्मल लोगों की उस पर अगर आप देखोगे तो ऐसे भी यहाँ पर हुआ था, रीजन टाइम हुआ था जब आप यहाँ पे जब जो है यहाँ पे क्लैशेस हुए हैं काफी, स्पेशली ओवर सेक्रेड साइट्स के ऊपर, जो कुछ पूजनीय साइट्स वगैरह हैं दैट हैड बीन डिसेक्रेटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि बेसिकली ऐसे भी यहाँ पर कुछ क्लैशेस हुए हैं। और क्लैशेस उस चीज के लिए हुए हैं बेसिकली जो आपका मान लो कुछ टेम्पल्स वगैरह है, उन सबको उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो कुछ पूजनीय साइट्स है उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यहाँ पे हटा दिया हो गया उनको। तो लोगों के यहाँ पे अलग अलग फेथ है, अलग अलग बिलीफ है, अलग अलग कम्युनिटी है उसके, लेकिन तब भी अब इतना कुछ होने के बाद भी अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग फेथ के लोग एक साथ यहाँ पे रह रहे हैं। ये उन सब लोगों की मैं कहूंगी डिपेंडेंसी कह लो, या उन लोगों की यूनिटी यहाँ पर थी। लेकिन उस यूनिटी के चलते ये लोग जो है काफी डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। कहते हैं इवन एज मोस्ट रूलर्स जो थे इंडिया में, वो पैट्रोनाइज करते थे यहाँ की आर्ट्स को, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छी है, ऐसा वैसा कह रहे हैं। कम्युनिटीज वगैरह के बारे में भी कहते हैं। स्टिल यहाँ पे जो है आपको पता है कि काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रही, लेकिन आज भी जो है लोग कोशिश करते हैं रूलर्स वगैरह जो उस टाइम के ट्रेडिशन जो थे उसको जो है रिवाइव करा जाए। इस सर्कमस्टांसेस जो सिचुएशन चेंज हुई है उन सबके बावजूद भी। चलो ठीक है, बाद में बोलती हूँ, रुको पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं। उसमें साथ साथ जो है अमंग दीज कल्चरल ट्रेडिशंस के रूप में यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेक्शन भी यहाँ पर हो रहा था अलग अलग लोगों का। सब लोग जो है आपस में अपने कल्चर को, ट्रेडिशंस को जो है आपस में इंटरेक्ट भी करते थे। थ्रू इट ऑल, सबके साथ अगर आप देखो, हर एक चीज से गुजरते हुए देखो, इंडिया एंड्योर्ड इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस ऑन द। इंडिया जो अच्छा खासा इकोनॉमिकली पैसों से प्रोस्पेरस खूब हरा भरा यहाँ पे रहा है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल रहा है। कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया। आपको कुछ चीज पता है, आपने पढ़ लिया है अभी तक, एंशिएंट में क्या हुआ, मेडिवल में क्या हुआ, हर चीज आप काफी हद तक देख चुके हो। कहते हैं इस पीरियड में जो आपको पता है पॉलिटिकल मैप में काफी रीशेपिंग हुई। हमने देख लिया ऊपर कौन कौन आया, कभी कोई आ रहा है, फिर कभी कोई आ रहा है। जैसे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे मराठास के बारे में, उनका बहुत अलग सीन रहा है। उनका तो इवन ब्रिटिशर्स के साथ भी कोलैप्स बहुत रहा है, लड़ाइयां हुई हैं उनकी, एंग्लो मराठा वॉर बहुत हुए हैं यहाँ पे, 3-3 4-4। वो भी आप पढ़ने वाले हो शायद, उस चैप्टर में होगा, मैंने अभी ढंग से देखूंगी उस चीज को भी, उसमें मेंशन है उस पर सब चीजें उसमें है वैसे। कहते हैं पॉलिटिकल मैप जो है बहुत चेंज हुआ, कोई मौर्यास का आया, फिर सल्तनत आई, फिर यहाँ मुगल्स आए, फिर कहीं पे अहोम्स है, कहीं राजपूत है, कहीं सिख है,
अलग अलग यहाँ पे जो है चल रहा था। तो इंडिया ने बहुत चैलेंजेस जो है फेस करे हैं, लेकिन तब भी जो इंडिया सर्वाइव कर गई है। और ये जो आपने स्टोरी सुनी, टेल का मतलब जो आपने स्टोरी सुनी है सिर्फ उस हार्डशिप की नहीं है, लेकिन उसकी भी है जो लोगों ने जैसा ओकेजन आया, जिस तरीके से यहाँ पे चीजें आई, सब लोगों ने जो है तलवार थामे, चाहे हाथ की तलवार चाहे दिमाग की तलवार थामे, सब लोगों ने जो उस चीज को यहाँ पे स्टॉप करा है, उसको रोका है, अपने आप से दूर करा है। और उसके साथ साथ आर्ट में, लिटरेचर में, स्पिरिचुअलिटी में, वैल्यूज में, कल्चर में, आर्किटेक्चर में, सब में जो अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिएशन जो उन लोगों ने यहाँ पर करा है। इज इट क्लियर बच्चा? अगर एक बार देखें बिफोर भी मूव ऑन, तो आज सच कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो आप क्या आपने पढ़ा है चैप्टर में। बेसिकली कहते हैं दिस पीरियड विटनेस मेनी फॉरेन इन्वेजन। अच्छा, इस टाइम पे आप लोगों को बताया बहुत से फॉरेन इन्वेजन जो है वो हुए हैं, चाहे वो टर्की के द्वारा करे गए, अफगान रूलर के द्वारा हुए हों, चाहे मुगल मुगल फोर्सेस के द्वारा हुए, लेकिन हुए हैं। इसकी वजह से आप लोग को पता है डिस्ट्रक्शन जो है काफी हुआ, जो पुरानी डायनेस्टीज थी वो यहाँ पे गिर गई, नए नए किंगडम्स यहाँ पे फॉर्म हुए, नए एम्पायर्स आए, नई डायनेस्टीज जो यहाँ पर फॉर्म हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने वॉर हुए, इतने यहाँ पे गठबंधन फॉर्म हुए, इतने यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट हुए, जब्त करा, कॉन्क्वर करा, हथियाया अपने अंडर। ये सब करते करते इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, अंदर जो चल रहा है उसके अलग अलग स्टेट्स के बीच की, अलग अलग प्रोविंसेस के बीच में, उसमें काफी जो है रीशेपिंग हुई है, बार बार जो है चेंज वो चीजें हुई है। कहते हैं ये जो पीरियड था उसमें यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस भी हमने देखी है कि अलग अलग यहाँ पे रिलीजन के लोग हैं, कोई उसको मान रहा है, कोई उसको टॉलरेट कर रहा है, कोई नहीं बर्दाश्त कर रहा है उसको। प्रोसिक्यूशन यहाँ पे हो रहा है, लोगों यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, कई रूलर्स जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड है, कई जो रूलर्स है बहुत नैरो माइंडेड है, औरंगजेब जैसे हैं, अकबर जैसे भी, ठीक है, जो थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो आप लोग को पता है मेन एक्टिविटी थी, और ट्रेड यहाँ पर अच्छा खासा था। जब एक्सपांड होता है तो इंडिया की वेल्थ में, कनेक्टिविटी में पूरे के पूरे वर्ल्ड से काफी अच्छा यहाँ पे रहा। तो लोगों की जो कंडीशन थी इकोनॉमिक रूप से वो खूब अच्छी यहाँ पर थी, लेकिन तब भी नॉर्मल पीपल ने काफी सर्वाइव जो उसके अंदर किया है, काफी मैं कहूंगी काफी टॉलरेट करा है, काफी सहन करा है उन लोगों ने। ठीक है, कहते हैं इंडिया की जो सोसाइटी थी उसकी अडेप्टेबिलिटी दिखाई है, काफी सहा है, उन्होंने अडेप्ट हुए हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रेजिलियंस भी दिखाई है, हटाया भी है, दूर भी करा है, ब्रोक अवे भी करा है, स्टॉप भी करा है। टाउन्स को, सिटीज को, टेम्पल्स को, अलग अलग इकोनॉमीज का कुछ एस्पेक्ट्स को, साथ साथ ही उन लोगों ने प्रिजर्व करे हैं अपने कल्चर के कुछ ट्रेडिशंस, और ब्लेंड का बेसिकली मतलब क्या है, इंडिजीनियस एंड फॉरेन एलिमेंट्स। उन्होंने क्या करा है, आपके खुद के देश के अंदर के इंडिजिनियस एलिमेंट्स और जो बाहर से आए एलिमेंट्स, कुछ लोग आए हैं, उनका कल्चर आया, आर्ट, आर्किटेक्चर, उन्होंने दोनों को मिलाकर एक अच्छा जो है रूप कल्चर का उन लोगों ने प्रिपेयर करा है, वो यहाँ पर बताया गया है। चाहे वो आर्ट का हो, कल्चर का हो, आर्किटेक्चर हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, ये सब चीज जो है फ्लरिश करी है, मतलब खूब उभरी है आंखें, खूब यहाँ पे उनका चलन पालन जो है वो हुआ है। एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर बच्चा। अच्छा, कुछ लोग प्लीज मुझे बच्चों ये मत बोलना कि मैम आपने क्लास 10th का हमें क्यों बताया, हमें क्या जरूरत थी, आपने ऐसा कुछ, हालांकि बोलते नहीं हो बच्चा, आप लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेकिन हाँ मेरा मन करा जस्ट बीच में पढ़ाते हुए मुझे याद आया कि हाँ मैं नोट्स प्रिपेयर क्यों नहीं कर पा रही हूँ अभी, हल्के से अगर लेट हो रहा है तो लेट क्यों हो रहा है, तो बता दू थोड़ा सा। तो मैंने वो बता दिया आप लोगों को, उससे वो निकल गया मेरे फ्लो में मुंह से। अब ये तो है नहीं कि मैं उसको एडिट करती फिरूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को उसमें। चलो ठीक है, अगर बच्चों मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप लोगों ने प्रॉपर ये चैप्टर देख लिया है, सारी वीडियोस अगर आप लोगों ने देख लिया, तो प्लीज अभी कुछ दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि नोट्स की वीडियो भी जो है वो आ जाए, और जैसे वो वीडियो आएगी प्लीज आप लोग उस वाली वीडियो को भी देखना। उसको देखकर आप लोग को चैप्टर एक बहुत अच्छे वे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है जो आपके बिग क्वेश्चंस होते हैं और जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो आती है, देखो उसमें 7 क्वेश्चन है, और आपके बिग क्वेश्चन भी आई थिंक 3-4 तो है ही इसके भी, यूजुअली 3-4 तो रहते हैं, इसके भी आप लोगों के देखो 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा हो तो थैंक यू सो मच, बाय हार्ट, एक्चुअली बाय हार्ट, आई रियली मीन इट व्हेन आई से इट, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, थैंक यू। अपने लाइक को, अपनी वीडियोस को, मतलब बेसिकली मेरी वीडियोस को आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आप लोगों ने वीडियोस एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।